चार्ट दिया होगा। हम सबको एक दफा हम सबको एक एक दफा जो है ना ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वो नेट का उनको किस थोड़ा तरह सा से इशू दिया आ गया रहा है, है। इसलिए मैंने जब तक रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैं कर रहा हूँ लाइव। ओके सर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं पाई चार्ट दो वाला। हमारे पास चार वाला भी होता है, एक पाई चार्ट और टेबल भी होता है। तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक दफा कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद हम बाकी टाइप्स ऑफ पाई चार्ट को देखते हैं। तो अगर आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और मुझे बताएंगे, आप लोगों को इसको जूम करने की जरूरत तो नहीं है, कैन यू सी द पिक्चर क्लियरली? यस मैम, प्रॉपरली नजर आ रहा है। ओके। यस मैम। अच्छा, तो आप इसको जब पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन ग्राफ शोज मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन यूएसए इन 1980 एंड 1990। 2 इयर्स हैं, एक 1980 दिया हुआ है, दूसरा 1990 दिया हुआ है। इन दोनों इयर्स में हमें बताया गया है कि मेन जो सोर्सेज है एनर्जी के वो क्या क्या हैं यूएसए के लिए। तो अगर हम इसको एक दफा बिल्कुल बर्ड्स आई व्यू से देखें, दूर से देखें, तो हमें क्या चीज सबसे ज्यादा नजर आ रही है? ये ऑरेंज कलर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है सबको, 42%। और यहाँ पर बताया गया है कि 42% हमारे पास जो है वो ऑयल का है। तो इसका मतलब है 1980 में सबसे ज्यादा जो मेन रिसोर्स एनर्जी का जो यूज हुआ है वो ऑयल है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पे आता है वो हमारे पास ये येलो कलर है, विच इज नेचुरल गैस। तो सेकंड हाईएस्ट जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी था 1980 में, वो नेचुरल गैस था। और उसके बाद 22% जो है ये थर्ड हाईएस्ट है, थर्ड नंबर पे आता है। बाकी अगर ये जो दो हैं ये तकरीबन एक ही जैसे हैं, ये भी 5% है और ये भी 5%। इनका नाम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर। ये दोनों जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सबसे लीस्ट है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं विद द 1990, यानी कि 1980 के बाद 1990, यानी 10 इयर्स के बाद इसमें क्या चेंज आया। अगर आप नोट करें, अभी भी ऑयल पहले 42 था, अब 33 तो हुआ है, लेकिन अभी भी ऑयल सबसे ज्यादा है। 1990 में भी अगर हम एनर्जी के सोर्स की बात करें तो वो नेचुरल गैस से भी ज्यादा है, कोल से भी ज्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक से भी ज्यादा है और न्यूक्लियर पावर से भी ज्यादा है। ऑल्दो इसकी कंजम्पशन कम हुई है, पहले 42% था, अब 33 हुआ है, लेकिन अभी भी ये सबसे ज्यादा जो है हाईएस्ट या प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है। और डिक्लाइन इसमें भी आया, कोल के यूसेज में भी डिक्लाइन आया, सॉरी कोल नहीं, नेचुरल गैस के यूसेज में भी डिक्लाइन आया, जबकि कोल का जो यूसेज है, इसकी जो कंजम्पशन है वो 5% इंक्रीज हुई है, पहले 22% थी, अब 27% है। और अगर हम देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो कि ब्राउन कलर है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, बिल्कुल वही रहा है, जो पहले 5% था अभी भी 5% है। नेक्स्ट आप देख लें, नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में डबल इंक्रीज आया, पहले 5% था, अब उसका डबल 10% हो गया। तो आपने जब भी एक पाई चार्ट को देखना है तो आपने उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है, मेन फीचर्स को देखना है, और मेन फीचर्स देखने के बाद अब आपने सोचना है कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे। तो आगे लेके चलने से पहले हम इसको पैराफ्रेज करेंगे, ओवरव्यू लिखेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम अपने डिटेल्ड पैराग्राफ की क्या लॉजिक रखना चाहते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में आपने बताना होता है, जो भी आपके पास ये लाइन होती है उसको आपने पैराफ्रेज करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, गिवन ग्राफ हमें पता है हमारे पास दो पाई चार्ट दिए हुए हैं, तो हम गिवन ग्राफ की बजाय कहेंगे द पाई चार्ट्स शो की जगह हम लिख देंगे इलस्ट्रेट। अब क्योंकि ये ज्यादा हैं, उन्होंने ग्राफ को सिंगुलर में यूज किया था तो इसके साथ वर्ब शोज आई थी। तो आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ध्यान रखना है, हमारे पास पाई चार्ट्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ इसके साथ इलस्ट्रेट वर्ब यूज किया। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट द मेन सोर्सेज की बजाय हम वर्ड यूज कर सकते हैं प्राइमरी या की सोर्सेज ऑफ एनर्जी। प्राइमरी sources of energy used in the USA in 1980 and 1990।
तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, अपनी जो ये फर्स्ट लाइन थी, इसी को हमने क्या किया है, दूसरे वर्ड्स में सिनोनिम की फॉर्म में क्या किया है, इसको हमने लिख दिया है। इसके बाद हम लिखेंगे इसका ओवरव्यू। ओवरव्यू में सब कुछ नहीं लिखना, लेकिन जो हमें मेन डिटेल नजर आ रही है वो लिखनी है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर हम इसको दूर से देखें या अगर इसकी कोई हेडलाइन न्यूज़पेपर में छपे तो वो क्या होगी? कोई बताए कि यहाँ पे क्या चीज है? सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या है। जी, एनीबडी? हम ऑयल के बारे में लिखेंगे कि जो सबसे ज्यादा। एग्जैक्टली। हम्म। और हम एक सेकेंड, हम शायद जो जिसमें ज्यादा चेंज आया हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, या जिसमें कोई चेंज एग्जैक्टली। नहीं आया हो। हम्म। ठीक है, सबसे पहले हम ऑयल से स्टार्ट करते हैं। ऑयल डोमिनेटेड। अच्छा, डोमिनेटेड अगर मैं कहूंगी तो वो एक दफा हो जाएगा। इट रिमेन्ड डोमिनेंट, मैंने आपको जब ये डिस्कस किया मैंने बताया कि 1980 में सबसे ज्यादा ऑयल था। ओल्दो ऑयल कम हुआ है 1990 में, लेकिन अभी भी बाकी सारे सोर्सेज के कंपैरिजन में ऑयल सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो हम क्या कहेंगे, ऑयल रिमेन्ड। रिमेन डोमिनेटेड या डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑयल रिमेन द डोमिनेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये हम क्या कहेंगे, दोनों ईयर्स में, यहाँ पर भी ऐसे था 1980 में भी डोमिनेंट है और 1990 में भी, तो हम लिखेंगे इन बोथ ईयर्स। और साथ में ये भी बताएंगे चाहे ये डोमिनेंट था दोनों में, लेकिन दूसरे ईयर में थोड़ा सा ये डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर भी डोमिनेंट ही है। ऑल्दो तो यहाँ तक हमने बात कर ली ऑयल की। ऑयल जो है डोमिनेंट रहा है दोनों ईयर्स में। और साथ में हमने ये भी बता दिया दूसरा जो 10 ईयर्स के बाद है, ऑल्दो वो कम तो हुआ है लेकिन अभी भी वो डोमिनेंट है। अब हम बिल्कुल जब इस तरह से लिखते हैं तो इसके बिल्कुल कंपैरेटिवली लिखें, इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर क्या हुआ है। देखें, ऑयल का तो कंजम्पशन कम हुआ है ना, लेकिन अगर आप नोट करें कोल का कंजम्पशन ज्यादा हुआ है। जी मैम। और इसके अलावा और चीज क्या ज्यादा हुई है, न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर कितने पावर जो परसेंट हुई डबल है? ज्यादा हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो जब आपने इसको लिखना है ओवरव्यू को, बेसिकली हम इसमें कंपैरिजन पर करते हैं। तो फर्स्ट हमने चीज लिखी डोमिनेंट भी है लेकिन वो डिक्रीज हो रही है। अब दूसरी चीज हम वो लिखेंगे डिक्रीज के कंपैरिजन में वो इंक्रीज हो रही हो। तो हम यहीं से इसको कर सकते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट लिखते हैं या फिर वाइल करके लिख सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कोल एंड न्यूक्लियर पावर इंक्रीज्ड कंजम्पशन लिख देते हैं। इन कंट्रास्ट द कंजम्पशन ऑफ coal and nuclear power increased। और उसके बाद बाकी क्या हुआ है, इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ है? एक इस चीज में कोई, ये जो ब्राउन कलर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। हम कहेंगे द यूसेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिमेन्ड अनचेंज्ड। और क्या लगता है हमने क्या नहीं लिखा, हमने ये नहीं बताया।
येलो वन। नेचुरल गैस जो है उसमें स्लाइड स्लाइड सा डिक्रीज आया, 26% से 25% हो गया, तो इतना सिग्निफिकेंट तो नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं इसको, फिर इसके साथ ही लिख देते हैं वाइल नेचुरल गैस और a slight decline। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसके जितने भी मेन फीचर्स जो एक हेडलाइन हो सकते हैं किसी भी न्यूज़पेपर की, उस तरह से मैंने लिखे हैं। और इसमें मैंने क्या लिखा है, मैंने जब इसको लिखा तो मैंने इसको कंपैरिजन की फॉर्म में लिखा। कंपैरिजन में मैंने कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने देखा जो इसमें हाईएस्ट है वो लिखा, हाईएस्ट साथ में बता दिया, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि ये डिक्रीज हो रहा है, और इसी के कंपैरिजन में मैंने बता दिया इन दो में इंक्रीज हो रहा है। और फिर जब मैंने दूसरे फीचर्स बताए उसको भी कंपेयर किया है, जैसे कि इसको मैंने बताया कि ये स्टेबल है, ये चेंज बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो कंपैरिजन में क्या किया, जो सबसे ज्यादा इंक्रीज और सबसे ज्यादा डिक्रीज उनको कंपेयर किया, और एक जो बिल्कुल स्टेबल था, बिल्कुल इंक्रीज नहीं हुआ था, उसको उसके साथ कंपेयर किया जिसमें बहुत स्लाइड सा थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज आया। तो इस तरह से आपने ओवरव्यू लिखना है, ओवरव्यू लिखते हुए आपने कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन वहां करना है जहां रेलेवेंट हो, हाईएस्ट विद लोएस्ट, समथिंग वेरी स्टेबल विद समथिंग दैट इज स्लाइटली चेंजिंग। तो यहाँ पर हमारे पास वेरी स्टेबल ये था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच वॉज 5%, लेकिन हमारे पास जो नेचुरल गैस था उसमें सिर्फ 1% का डिक्लाइन आया था। तो इस तरह से आपने ओवरव्यू को शेप करना है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इसकी डिटेल्ड पैराग्राफ। डिटेल्ड पैराग्राफ में यूजुअली जब भी हमारे पास दो ग्राफ्स होते हैं पाई चार्ट के, तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम फर्स्ट ईयर यानी कि जो हमारे पास 1980 वाला ईयर है, फर्स्ट पैराग्राफ में सारी इसकी डिटेल लिख देंगे, और जो नेक्स्ट डिटेल पैराग्राफ है उसमें हम 1990 से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो लिख देंगे। ये भी एक तरीका है। एक मेथड ये भी हो सकता है कि आप देख लें इसमें तीन हाईएस्ट कौन से हैं, जैसे ऑयल है हाईएस्ट है, इसके अलावा नेचुरल गैस है, और उसके बाद तीन लोएस्ट को कर लें। तो अगर आपको इसमें कंपैरिजन करने में या डिटेल्ड पैराग्राफ लिखने में डिफिकल्टी होती है, तो इसका सोल्यूशन ये है, आप फर्स्ट ईयर पकड़ें, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ईयर्स नहीं है यहाँ पे। फर्स्ट ईयर पकड़ेंगे, आप उसके बारे में सारी डिटेल लिख देंगे, फिर आप सेकंड ईयर पकड़ेंगे विच इज 1990, आप उसकी सारी डिटेल लिख देंगे। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपके पास ये है किस तरह का। अगर यहाँ पर चार और बने हुए होते, तीन चार और पाई चार्ट बने होते, तब हम इस तरह से नहीं कर सकते थे कि हम एक ईयर का डिटेल फर्स्ट पैराग्राफ में लिखें, दूसरे ईयर की डिटेल सेकंड पैराग्राफ में लिखें, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट क्या चीज है, सबसे लोएस्ट क्या चीज है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो चार्ट्स हैं, तो हम इसको फर्स्ट चार्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड द सेकेंड चार्ट फॉर द सेकेंड ईयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 1980 में क्या हुआ। तो अब मैंने आप लोगों से पूछना है, आप अटेंटिव हो जाएं और मुझे बताएं 1980 में क्या चीज सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सबसे हाईएस्ट क्या है, फिर सेकंड हाईएस्ट क्या है, फिर थर्ड हाईएस्ट क्या है, और सबसे लोएस्ट क्या है। तो इस तरह से हम करके लिखेंगे। तो क्या लगता है, कोई बताएगा यहाँ पे? 1980 में ऑयल सबसे ज्यादा है, उसके बाद नेचुरल गैस है और उसके बाद कोल है। एग्जैक्टली exactly। और ये दोनों को तो हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं, ये दोनों हैं ही एक जैसे, तो हम इनको एक साथ लिख लेंगे। लाइक जी मैम। हाइड्रोक्लोरिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर जो है हम इनको एक साथ लिखेंगे कि ये दोनों जो है वो मतलब सबसे लोएस्ट हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑयल अकाउंटेड फॉर कितने परसेंट है, 42% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। तो सबसे पहले हमने इसको हाईएस्ट नहीं बताया, तो हम इसको हाईएस्ट पहले बता देते हैं, फिर इसको बताएंगे कितना परसेंट है। फॉर द लार्जेस्ट सोर्स बार बार हमने यूज किया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन
In 1980, oil accounted for the largest proportion of energy consumption. और इसकी वैल्यू अब हम लिख देंगे एट 42%। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास नेचुरल गैस है, उसकी बता देंगे। नेचुरल गैस was the second highest या सेकंड सिग्निफिकेंट, सेकंड हाईएस्ट ठीक है, सोर्स representing 26% of energy। द उसके बाद थर्ड हाईएस्ट हमारे पास ये है, इसका नाम क्या है, कोल। ओके, द थर्ड हाईएस्ट सोर्स, सोर्स बार बार यूज कर रही हूँ मैं। किसी के जहन में सोर्स की जगह कोई सिनोनिम आ रहा है तो बताएं, ये हमने बहुत रिपीट किया। निकाले। ओके ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। द थर्ड हाईएस्ट सोर्स, ओके इसका नाम क्या है, द कोल। कोल was the third highest source of energy at कितने परसेंट है, 22%। उसके बाद जो है हमारे पास ये दोनों सिमिलर हैं तो सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर contributed 5%। या पहले बताते हैं ये लोएस्ट है, फिर हम बताएंगे कितना लोएस्ट है। contributed very small, contributed the lowest, much smaller share at 5% each। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और न्यूक्लियर पावर जो है उसने जो है दोनों ईयर्स में 1980 में भी और 1990 में भी, सॉरी 1980 की ही बात हो रही है, इसमें ये जो दोनों सोर्सेज हैं दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा और ये दोनों सबसे लोएस्ट हैं। तो मैंने बताया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड न्यूक्लियर पावर कॉन्ट्रीब्यूटेड मच स्मॉलर शेयर एट 5% ईच। ईच मतलब दोनों जो है वो यही जो है परसेंटेज दे रहे हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ नहीं आई, या अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट कर दूं तो मैं कर देती हूँ। एनीबडी? ओके ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में हम बताएंगे 1990 का। तो 1990 ईयर में जो कुछ भी हमारे पास डिटेल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इन 1990, 1990 में क्या हो रहा है हमारे पास, हमारे पास ऑयल जो है उसका जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज हुई है, 42% से 33% हो गई है। ठीक है, हमारे पास नेचुरल गैस की थोड़ी सी कंजम्पशन कम हुई है, 26 से 25 हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कोल है और ये दो इंक्रीज हुए हैं। कोल का 27% हुआ है और हमारे पास जो नेचुरल न्यूक्लियर पावर है वो 10% है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम बताएंगे कि जो हमारे पास डिक्रीज हुआ है वो ऑयल है। ठीक है, और कोल में इंक्रीज हुआ है। कोल इंक्रीज होके अब सेकंड हाईएस्ट हो गया। पहले यहाँ पे कोल थर्ड पे था, अब कोल यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट हो गया। ठीक है, और ये पहले यहाँ पर सेकंड पे था नेचुरल गैस, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज होने की वजह से ये थर्ड नंबर पे आ गया है। और यहाँ पर जो है ये 5% था, ये डबल हो चुका है और ये अभी भी वही है। तो इसी चीज को मैं रिपीट करूंगी यहाँ पर।
एक मिनट। ओके, तो 1990 में हमारे पास क्या हो रहा है, ऑयल जो है अभी भी डोमिनेट कर रहा है, लेकिन वो कम हुआ है, उसकी वैल्यू कम हुई है, तो हम ये बताएंगे कि उसका प्रोपोर्शन कम हुआ है। द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन पहले भी यूज किया, कंजम्पशन कर लें, नहीं चल ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल हैड फॉलन, कितना कम हुआ है ये देख लेते हैं। हैड फॉलन टू 33%। तो प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल जो है वो कम हुआ, और कम होके 33% हुआ है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर है, अभी भी हमारे पास हाईएस्ट ही है, तो हम इस चीज को मेंशन करेंगे, दो इट रिमेन्स दी हाईएस्ट या फिर लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूएस। तो हमने क्या किया, हमने पहला इसका फीचर पकड़ा जो कि ऑयल था, ऑयल में बताया डिक्रीज हुआ है, लेकिन ये भी बताया साथ में कि ये अभी भी हमारे पास क्या है, अभी भी ये मैक्स सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है एनर्जी के सोर्स में। उसके बाद हमारे पास कोल, अब सेकंड हाईएस्ट पे हमारे पास कोल है, पहले नहीं था, तो हम लिखेंगे द कंजम्पशन ऑफ कोल इंक्रीज्ड फ्रॉम, पहले कितने परसेंट थी, 22% टू 27%, making it the second largest contributor of energy। सोर्स ऑफ एनर्जी ज्यादा सही रहेगा, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा कि कोल पहले 22% था, अब हमने जो है उसका देखा कंजम्पशन जो है 1990 में 5% इंक्रीज हुआ है, और जिसकी वजह से ये अब क्या हो गया है, 27% हो गया है। और 27% होने की वजह से हम देखते हैं कि ये हमारे पास सेकेंड हाईएस्ट है, पहले 22% था, अब 27% है, इंक्रीज हुआ। इंक्रीज करने के बाद हमने जब इसको बाकियों से कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है, सेकेंड हाईएस्ट जो है सोर्स है एनर्जी का। उसके बाद थर्ड हमारे पास कौन आ रहा है, थर्ड हमारे पास यहाँ पर आ जाता है नेचुरल गैस, और उसमें बहुत कम डिक्रीज हुआ है, सिर्फ 1% का डिक्लाइन हुआ है। हम यहाँ पे कह सकते हैं, बल्कि जो इंक्रीज हुआ है उनको एक साथ ना लिख लें। हम्म, मतलब अगर हम इंक्रीज की बात करें, आपने इस चीज को बहुत ख्याल रखना है, नेक्स्ट टाइम आप जब भी लिखेंगे, जो जो इंक्रीज हो रहा है उनको एक साथ लिखेंगे, जो डिक्रीज हो रहा है उनको कोशिश करेंगे कि वो एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे डिक्रीज इतना कम है कि इसको हम स्टेबल वाले के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमने बताया कि सबसे पहले हमारे पास हाइड्रो कोल जो है वो इंक्रीज हुआ था, इसके साथ एक और चीज इंक्रीज हुई है, और वो क्या हमारे पास है, वो हमारे पास है न्यूक्लियर पावर। हम कहेंगे न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पावर वो भी इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, या डबल्ड ना कर दें, डबल्ड ओवर द ईयर, नहीं, न्यूक्लियर पावर इंक्रीज फ्रॉम, also increased पहले significantly, from 5% to 10%। तो ये दो जो इंक्रीज हुए थे वो भी हमने बता दिए, सबसे पहले हमने बताया डिक्रीज, लेकिन अभी भी ये सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि सेकंड हाईएस्ट हमारे पास कौन सा है जिसमें इंक्रीज हुआ है, यानी यहाँ तक हम इंक्रीज ही बता रहे हैं, ऑल्दो ये डिक्रीज है, लेकिन क्योंकि ये हाईएस्ट चीज थी इसलिए सबसे पहले हमने लिखी है। इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे पास थोड़ा सा कम हुआ है, ये बहुत ही कम इसमें चेंज आया है, इसलिए इसको हम सबसे एंड पे लिखेंगे, सबसे एंड पे नहीं, सेकंड लास्ट पे लिखेंगे, और सबसे लास्ट पे इसकी बारी आएगी।
अब हम लिखेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में क्या हमारे पास आया, नेचुरल गैस में सिर्फ हमारे पास 1% डिक्लाइन आया। हम लिखेंगे कंट्रास्ट हमने पहले यूज कर लिया, ऑन दी अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड हमारे पास क्या हुआ है, ये जो नेचुरल गैस है ये 1% डिक्लाइन हुआ है। स्लाइट नेचुरल डिक्लाइन इन मैम, हाँ ये भी सही है। गैस डिक्लाइंड टू 1%, सिर्फ 1% डिक्लाइन हुआ है। या आपने जो कहा वो भी कर सकते हैं, डिक्लाइंड स्लाइटली। डिक्लाइन स्लाइटली अगर लिखे तो ज्यादा बेहतर इस वजह से है क्योंकि हम्म बाकियों में हमने मेंशन किया है ना परसेंटेज। हम्म थोड़ा सा इसको बता भी देते हैं। ऑन दी अदर हैंड नेचुरल गैस डिक्लाइंड स्लाइटली, और क्या हुई है वो, फ्रॉम 26% टू 25%, फ्रॉम 26% टू, वैसे ना भी लिखें तो इतना थोड़ा चेंज है। लास्ट हमारे पास रह जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो कि चेंज नहीं हुआ। तो हम कहेंगे वाइल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर रिमेन्स, या रिमेन्ड क्योंकि पास्ट में हुआ है, वाइल हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पावर रिमेन्ड स्टेबल एट, पहले भी 5% था, अब भी 5% है। तो हमने क्या किया है, हमारे यहाँ पर वर्ड काउंट 171 है, विच इज फाइन, इसका कोई इशू नहीं है। वर्ड काउंट आप 200 तक भी लेके जा सकते हैं अगर आपको आपको लगता है कि अभी हमारे पास ये काम नहीं हुआ, यानी कि अभी आपके पास डाटा है और डाटा लिखने के लिए हमें वर्ड्स चाहिए, तो आप 200 तक भी जा सकते हैं। और कम से कम आपने 150 वर्ड्स लिखने, अगर आप 150 वर्ड से कम लिखते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट है टास्क रिस्पॉन्स में जो है आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपने मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं। तो इस रिपोर्ट में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक या कोई और चीज आपको लगता है कि या हमने जो इसकी लॉजिकल पैराग्राफिंग जो है वो ठीक नहीं की, इसको पैराग्राफ को लॉजिकली हमने डिवाइड नहीं किया, किसी का अगर कोई ऐसा कमेंट है तो प्लीज बताएं। एनीबडी? चलें ठीक है, अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो हम बाकी पाई चार्ट्स को भी देखते हैं कि, क्योंकि इतना सिंपल पाई चार्ट कभी कभी नहीं भी आता, आपके पास 6 से 7 पाई चार्ट भी होते हैं, कभी एक पाई चार्ट के साथ एक आपके पास टेबल भी आ जाता है। तो हम बाकी सबको भी एक दफा देख लेते हैं, अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है या इसको किसी का कोई इशू नहीं है। ओके, मैंने स्पेलिंग वगैरह तो नहीं देखी, अब देखी वैसे क्या, आ ओके, नहीं देख सकते हम यहाँ पे इसको। आई डोंट नो इसके साथ क्या इशू है, ये आप लोगों के साथ भी इशू होता क्वेश्चन है था। ये प्राइसिंग वगैरह का, ये क्या है? मैम एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम प्राइसिंग वाला तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन ये प्राइसिंग वाला तो आता है क्योंकि एग्नोवेट पे एक सर्टेन लिमिट होती है, वो जैसे लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर वो आपको कुछ डेज के लिए वो मतलब अलाउ नहीं करता। तो आपने बार बार हम्म इसे किया होगा तभी इसकी लिमिट खत्म हो गई है। आप ये कर सकती हैं कि जीपीटी से भी चेक कर सकती हैं, या तो कोई और हम्म प्लेटफॉर्म्स वगैरह। वही मैंने आपसे, मेरा क्वेश्चन यही था कि इग्नोवेट क्या रिलायबल प्लेटफॉर्म है, लाइक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने आर्ट्स की। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये इतना रिलायबल नहीं है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप इसके लिए जो है जीपीटी भी यूज करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और पाई चार्ट जो है ना उसका लिखा, ठीक है, जो जो डाटा पाई चार्ट में था एग्जैक्ट मैंने लिखा है, एग्नोवेट बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात कर रहा है, और बैंड्स बिल्कुल ही 6 बैंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि जो जो मैंने लिखा है उसने बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसको चेक किया और कहा है कि नहीं नहीं ये डाटा करेक्ट है, जबकि पाई चार्ट कुछ और बोल रहा था। तो आपने इस चीज को बहुत ध्यान रखना है, एग्नोवेट कई दफा ये मिस्टेक करता है और ये मैंने आज एक्सपीरियंस किया। तो मेरे मैं ख्याल से पहले भी इससे एक्चुअली ज्यादा ना, बेटर जो है जीपीटी है। जी हम्म। जी मैम, एक्चुअली मैं पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ।
हम्म। मेरा क्वेश्चन ये, हाउ कैन वी ट्रस्ट ऑन चैट जीपीटी ऑल्सो, बिकॉज वो भी तो हेलुसिनेट करता है चैट जीपीटी। सो यस इट इसके लिए डज। कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म हो के अपनी प्रेपरेशन के लिए हम वहाँ जाके कोई मॉक टेस्ट दें कंप्लीट चारों मॉड्यूल्स का, उस पर ये चारों ट्रस्ट हो मॉड्यूल। सके कि आप एक ट्रस्ट हो के अच्छा मेरा इतना आना शुरू हो गया तो मैं टेस्ट दूंगा तो मेरा इतना ही आएगा। आई मीन हाउ कैन वी अगर हम ट्रस्ट। रीडिंग और उसकी बात करते हैं, रीडिंग और लिसनिंग की, वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही होता है, उसके लिए तो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग का इशू है। उसके लिए ये है कि हम कम्युनिटीज ज्वाइन कर सकते हैं या कम्युनिटी बना सकते हैं उन लोगों की, जैसे 5 से 6 लोग जिनका बहुत अच्छा राइटिंग में बैंड आया है, ठीक है, उनकी एक कम्युनिटी बना ली जाए, उनसे रिक्वेस्ट करके कि वो वीक में एक दफा जो है बैठ के चेक कर लें। जब हम बाकी लोगों की मिस्टेक्स निकलते हुए देखेंगे तो हमें भी आ जाएगा, अंदाजा हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर आइडिया है। इसके अलावा और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने तो नहीं सुना। ये होता है जो लोग पहले से, जैसे अभी कुछ लोगों ने कर लिया बुकिंग, तो उनको मिलता है ये एडवांटेज, ये लेवरेज मिलता है कि वो या तो अम, मतलब जाकर, जैसे कि अगर आप आईडीपी से करते हैं तो आप जाकर हर ट्यूसडे को जाकर टेस्ट दे सकते हैं और आपको पता चल जाएगा आप कहाँ लायक करते हैं। तो वो ये है, उसके लिए आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। इसके मैम, अलावा और कोई तो प्लेटफॉर्म मेरे आपको जहन में नहीं आ टेस्ट से रहा। पहले टाइम देते हैं? आई मीन आप जो कह रही हैं जैसे बुकिंग करवा के हम दे सकते हैं, यस तो होता है ये। मैक्सिमम कितना टाइम मैम वो देते हैं प्रैक्टिस के लिए टेस्ट से पहले? जैसे लेट सपोज मैंने बुकिंग करवा ली तो वो कितने डेज आपके पास होते हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए? अच्छा, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि 1 मंथ या 2 मंथ पहले बुकिंग कराना, आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं? जी जी, मैं कह रहा हूँ लेट सपोज मैंने 1 मंथ पहले बुकिंग करवा दी, जैसे आपने कहा कि आईडीपी भी मैं जाके फिजिकली वहाँ दे सकता हूँ, मतलब हम्म। प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो अगर 2 मंथ्स पहले अगर मैं बुकिंग करवा लूँ तो वो 2 मंथ्स पहले ही मतलब मैं कर सकता हूँ 2 मंथ्स तक प्रैक्टिस वहाँ? अच्छा, टाइम टाइम ड्यूरेशन या टाइम लिमिट का ना मुझे आइडिया नहीं है। ये आपको उनकी वेबसाइट से देखना पड़ेगा कि टाइम ड्यूरेशन कितना वो अलाउ करते हैं। लेकिन ये मैंने सुना है, अभी कल परसों ये बात सुनी है, जिसने अभी करवाया रिसेंटली, किसी एक सर ने, आई डोंट नो हिज नेम, उन्होंने रिसेंटली करवाया और वो कहते हैं कि हम हर ट्यूसडे को जाके दे सकते हैं मॉक टेस्ट वहां सेंटर में बैठ के। अब ये मुझे नहीं पता कि वो कितने एक्सटेंडेड एरिया तक, कितने एक्सटेंडेड टाइम तक अलाउ करते हैं। लेकिन मैम आई ये थिंक आपको कंफर्म करना पड़ेगा वेबसाइट से। आई थिंक फिर ये बेनिफिशियल होगा, वरना एग्नोवेट और जीपीटी भी आपको पता है हेलुसिनेट करता है तो हम तो ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हम्म। ये ज़्यादा बेनिफिशियल है बैंड्स के लिए। हम्म। मे बी। यस। आप ये कीजिएगा, बल्कि अभी देख लेते हैं इसको। चलिए, अभी हम पाई चार्ट देख रहे हैं, आप इसको सर्च करें मीनवाइल, या कल बताइएगा हमें क्लास में कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, तो फिर हम इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे पाई चार्ट की, और पाई चार्ट में हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाई चार्ट होते हैं। अभी हमने जस्ट वन डिस्कस किया था। अच्छा, इसमें भी हमारे पास दो हैं तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, अभी हमने इस तरह का किया है। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, इस तरह का भी हमारे पास आ सकता है। एक पाई चार्ट है और दूसरा आपके पास टेबल है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट देखेंगे इसकी। स्टेटमेंट में आप बताएंगे पाई चार्ट शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। ठीक है, ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव है। और उसके बाद एक टेबल भी बताया हुआ, वो क्या शो कर रहा है, हाउ दीज कॉजेज अफेक्टेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 1990। ये जितने भी रीजंस हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिग्रेड हो रही है और सही तरीके से काम नहीं कर रही, उसके जो कॉजेज हैं वो 3 रीजन्स में बताए गए हैं टेबल के अंदर। हम इस टेबल को देखते हैं। जैसे कि डिफोरेस्टेशन, नॉर्थ अमेरिका में डिफोरेस्टेशन की वजह से 0.2% जो है ना, हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। 3.3% जो है कल्टीवेशन, ओवर कल्टीवेशन, ज्यादा कल्टीवेशन हो रही है, ओवर ग्रेजिंग, ये हमारे पास जो है इस तरह की बना है। तो आपने इसको कैसे हैंडल करना है? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसी को पैराफ्रेज करेंगे, विच इज योर इंट्रोडक्शन। पैराफ्रेज करने के बाद आपने लिखना है इसका ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में क्या लिखेंगे? ओवरव्यू में आप मेन फीचर लिखेंगे इसके,
पाई चार्ट के, और साथ में आप टेबल की भी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेनली हमें जो रीजन नजर आ रही है वो ओवर ग्रेजिंग नजर आ रही है। ये जैसे काउ लिखा हुआ है 35%। सेकेंड आपके पास रीजन है डिफोरेस्टेशन। लास्ट है ओवर कल्टिवेशन, और अदर्स कोई भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम कहेंगे ओवर ग्रेजिंग इज द मेन, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफोरेस्टेशन, क्योंकि ये क्लोज क्लोज है। तो आप कहेंगे ओवर ग्रेजिंग डोमिनेटेड ऑल अदर रीजंस ऑफ डिग्रेडेशन इन द ईयर, यहाँ पर जो भी मेंशन है ईयर 1990। और उसके बाद हम कहेंगे डिफोरेस्टेशन वाज द सेकंड रीजन और द सेकंड मोस्ट कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, ठीक है। और यहाँ तक आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, लैंड डिग्रेडेशन की जो कॉजेज हैं आप उसको परसेंटेज में बताएंगे यहाँ पर। नो, अब आपके पास रीजन्स आ गए हैं, यहाँ पर आपके पास रीजन्स नहीं थे। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको लिखेंगे ओवरव्यू को, लेट मी राइट इट। ओवरऑल, सबसे पहले आप लिखेंगे काउ ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग was the major cause of land degradation ठीक है। ओवर ग्रेजिंग जो थी वो हमारे पास सबसे मेन रीजन थी, मेन कॉज थी लैंड डिग्रेडेशन की, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे अपने टेबल की। टेबल में हमारे पास कौन सी कंट्रीज जो हैं इनमें लैंड डिग्रेडेशन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कंट्रीज भी नहीं है, तो रीजन्स दिए हुए हैं। जो यूरोप है, यूरोप जो है उसने एक्सपीरियंस किया हाईएस्ट लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें जो है ना वो लोएस्ट लैंड डिग्रेडेशन है। तो ये आपके पास मेन फीचर्स हैं। और इसको भी आपने कंपैरिजन में लिखना था, ओवर ग्रेजिंग आपके पास हाईएस्ट थी और अदर्स का क्योंकि मेंशन नहीं है तो इसलिए मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी। वाइल यूरोप experienced the highest land degradation। यूरोप ने क्योंकि हाईएस्ट एक्सपीरियंस किया है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका इसके कंपैरिजन में लोएस्ट है, हम उसकी बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका saw the lowest degradation in 1990। तो हमने क्या किया, जब आपके पास टेबल और पाई चार्ट दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप इसको इस तरह से डील करते हैं। आप मेन फीचर पहले पाई चार्ट के लिख देते हैं, उसके बाद मेन फीचर जो है, फीचर्स जो है वो आप अपने टेबल के लिख लेते हैं, और दैट्स हाउ यू डील विद दिस। जब आपको ये पता चल जाएगा आपने इसको डिटेल पैराग्राफ में कैसे लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ में आप सारा का सारा पाई चार्ट के बारे में बताएंगे। इस तरह से ये आपके पास हाईएस्ट है ओवर ग्रेजिंग, डिफोरेस्टेशन सेकंड नंबर पे आता है, ओवर कल्टीवेशन थर्ड नंबर पे है, और जो अदर है वो सबसे लोएस्ट है। उसके बाद आप जब सेकंड डिटेल्ड पैराग्राफ लिखेंगे उसमें आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर तीन रीजन्स बताएंगे। इन तीनों रीजन्स को आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आप यूरोप की बात करेंगे विच वॉज दी हाईएस्ट, और उसके बाद ओशनिया की बात करेंगे जो कि सेकंड नंबर पे आएगा, और उसके बाद आप नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे जो कि लास्ट नंबर पे आएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास दोनों चीजें आ जाती हैं तो आपने परेशान नहीं होना। आपने फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ में इसके बारे में बता देना है, पाई चार्ट के बारे में, और सेकंड में जो है आपने बता देना है अपने टेबल के बारे में। तो इस तरह से अगर आपके पास डबल चीजें आ जाती हैं, इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोई और टाइप ऑफ पाई चार्ट। ये तो एक ही पाई चार्ट है, ये तो आप इजीली कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। हम्म यहाँ पर भी दो हैं,
और दो पाई चार्ट जो है वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। और आपने जब भी पाई चार्ट को देखना है, मेन आपको ये रेड पोर्शन नजर आ रहा है, ये हाईएस्ट है। ठीक है, इस तरह से ये जो हमने भी किया है, इसको मेरे ख्याल से दोबारा करने की जरूरत नहीं है। नीचे चलते हैं। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी दो ही हैं। आई एम लुकिंग फॉर 5 to 6। कम ऑन। सर मुस्तफा, मैंने वो कॉपी नहीं की थी रिपोर्ट, और उसके बाद मैंने, क्योंकि वो फ्री प्लान वाला इशू हो गया था ना, आई एम सॉरी, आई कांट शो यू अगेन। ठीक है, यहाँ पर भी दो ही हैं। क्विकली मूव करते हैं। यहाँ पर देखें, इसमें भी जो मैंने अभी डिस्कस किया था, एक पाई चार्ट है और दूसरा आपके पास टेबल है। आप इसको उसी तरीके से डील करेंगे। इसमें सबसे मेन फीचर आपको क्या नजर आ रहा है? 52% हमारे पास क्या है? फुल टाइम वर्क। 52% लोग फुल टाइम वर्क करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा 15%। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा 8 और 8। इनको आप एक साथ डिस्कस करेंगे, ये भी 8% है, ये भी 8% है। 5% को लास्ट में डिस्कस कर देंगे, जिस तरह हमने अभी किया। और सेकंड जब आपके पास आएगा पैराग्राफ, उसके अंदर आप इस टेबल को बताएंगे। और इस टेबल में आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट जो है ना, गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रीलांस कंसल्टेंसी जो है वहां पर है। और थर्ड नंबर पे आपके पास जो है प्राइवेट कॉरपोरेशंस आ जाती हैं, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट देती हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हैं। अगर किसी का यहाँ तक कोई सवाल है, कोई इशू है, अगर आप चाहते हैं इसका ओवरव्यू मैं लिख के दिखाऊं, तो मैं ये लिख देती हूँ, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन हमने अभी डील किया है। लेट्स फाइंड आउट समथिंग डिफरेंट। टू चार्ट्स। यहाँ पर भी एक आपके पास चार्ट है और एक आपके पास टेबल है। मेन फीचर आपके पास क्या होगा? 73%। यहाँ पे काफी इसमें ब्लर दिया हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टिल टू ग्राफ्स। किसी के पास कोई 4 से 5 ग्राफ वाला मैंने एक दफा देखा था, आई डोंट नो वेयर इट इज। अच्छा, पेजेस भी हैं इसके। ये वो बिल्कुल वही चीज आ गई है। ये आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। ठीक है, तो आपके पास पाई चार्ट जो है इस तरह से भी आ सकता है कि आपके पास दो पाई चार्ट नहीं है यहाँ पे। आप नोटिस करें, 6 फिगर्स हैं आपके पास। और अब जब आपने इस तरह लिखना है, अब आप इसको इस तरह से तो नहीं लिख सकते, एक को फर्स्ट पैराग्राफ में बता दिया और दूसरे को सेकंड पैराग्राफ में बता दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप यहाँ पर कंपैरिजन ढूंढेंगे। आप इनके ग्रुप्स बनाएंगे। एक ग्रुप में एक जैसे कर लेंगे और दूसरे ग्रुप में दूसरे जैसे कर लेंगे। तो अगर आप लोग नोट करें तो यहाँ पर जो ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो ब्लू कलर हमारे पास है एग्रीकल्चरल यूज। तो अगर हम नोट करें, एग्रीकल्चरल यूज जो है, ये 1 2 3, इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है ना एग्रीकल्चरल यूज जो है, चार बल्कि 4 कंट्रीज में। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन तीनों रीजन्स में
जो वाटर है सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ठीक है। ये मेन हमारे पास हाईलाइट आएगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पे हमारे पास ये ऑरेंज कलर है, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पर है। एक तो नॉर्थ अमेरिका में, दूसरा यूरोप में, और तीसरा साउथ ईस्ट एशिया में। तो हम क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, इन सब में जो वाटर यूसेज है वो इंडस्ट्रियल यूज में जो है ना ज्यादातर यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है रेड कलर। रेड कलर आप देखें, ये तकरीबन सिमिलर है, इतना कोई इसमें खास चेंज नहीं है, 13, 19 और 18, आई गेस 15। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसको, इन तीनों में भी खास नहीं है। इन तीनों कंट्रीज में भी अगर आप देखें, एक आपके पास 9% है, 7% है, 7% है। तो इसको आप इस तरह से करेंगे, आप इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में क्या होगा, सबसे पहले आप ये बताएंगे हाईएस्ट और उसके बाद लोएस्ट। अब मुझे बताएं इसकी ग्रुपिंग कैसे होगी। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज होनी चाहिए और किस बेस पे, और सेकंड ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज होंगी और वो किस बेस पे होंगी। कोई बताएगा यहाँ पे? एनीबडी? नो? चलें, मैं ही बता देती हूँ आपको। हम्म। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहला जो ग्रुपिंग, सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू लिख देती हूँ। हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, इट्स ओके। सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका। डोमिनेटेड ऑल अदर ऑल अदर एरियाज। अच्छा, तो हम जब लिखते हैं ओवरव्यू, तो ओवरव्यू हम कंपैरिजन की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने सबसे हाईएस्ट यहाँ पर लिखा जो कि हमारे पास था। तो हमने यहाँ पे बताना है ओवरऑल वाटर कंजम्पशन जो एग्रीकल्चर में हुई है इन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका, डोमिनेटेड ऑल अदर एरियाज, बाकी सब एरियाज में सबसे ज्यादा है ये। अब बिल्कुल कंपैरिजन में हम बता देंगे लोएस्ट क्या चीज है, इन्हीं कंट्रीज के अंदर ही बताएंगे। इन्हीं कंट्रीज में जो रेड कलर का डोमेस्टिक यूज जो है वाटर का जो है वो सबसे कम है। वाइल हाउस होल्ड यूज भी कह सकते हैं आप इसको, हाउस होल्ड यूज, हाउस होल्ड यूसेज ऑफ वाटर is the lowest in these regions। हमने बताया यहाँ पे अमेरिका ने डोमिनेट किया है, नो, एग्रीकल्चर डोमिनेट किया है वाटर यूसेज में। और बाद में हम बताया कि हाउस होल्ड जो है, जो हम डोमेस्टिक यूज कर रहे हैं वाटर को, वो सबसे ज्यादा लोएस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास की फीचर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास कौन सी कंट्रीज रहेंगी, हमने अफ्रीका, सेंट्रल सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, इनकी बात कर ली है, ये वाली तीन की। पीछे रह गई हमारे पास ये दो, जो जो थोड़ी सी एक्सेप्शन दिखा रही हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है। इन दो में ऐसा क्या है, इन दो में अगर आप नोटिस करें, ये ऑरेंज पोर्शन ज्यादा है, और ऑरेंज पोर्शन हमारे पास है इंडस्ट्रियल यूज। इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप
वाटर यूसेज इंडस्ट्री accounted for the largest consumption of water। मैंने बताया कि इन दो जो बिल्कुल एक्सेप्शन थी, पहले मैंने इन चार को देख लिया क्योंकि ये चार बिल्कुल एक जैसे थे, मैंने इनका एक ग्रुप बना लिया क्योंकि इन सब में ये ब्लू पोर्शन ज्यादा है और इन सब में जो रेड पोर्शन है वो कम है। और मैंने आपके पास फर्स्ट टू लाइंस जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं इसमें मैंने यही बताया। अब हमारे पास दो एक्सेप्शन रह जाती हैं, ये दो बिल्कुल डिफरेंट हैं इन चारों से। इन दो में ऐसा क्या हो रहा है, इन दो में जो ऑरेंज पोर्शन है जिसको हम इंडस्ट्रियल साइट या इंडस्ट्रियल यूज कह रहे हैं, ये सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिखा इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, एंड में डी नहीं लिखा। वाटर इंडस्ट्री, वाटर कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, वाटर यूसेज इन इंडस्ट्री, खाली इंडस्ट्री लिख देते हैं। In North America and Europe, industry accounted for the largest consumption of water, while अब इसमें सबसे कम क्या है, वही domestic use, while its usage in home choices, home choices लेकिन उसमें ये अच्छा नहीं लगेगा, while domestic usage of water in these two regions was the lowest। हमने पहले भी यूज किया, while domestic use of water in these two regions remained, क्योंकि उनके अंदर भी लोएस्ट है, ठीक है, was the lowest, ओके। ठीक है, तो इस तरह से आपने, अगर आपके पास 6 ग्राफ्स एक साथ आ जाते हैं तो आपने उनको इस तरह से डील करना है, आपने ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुपिंग में आपको जो लगता है मेन हाईएस्ट वाले जो एक जैसे लग रहे हैं उनका आपने एक ग्रुप बना लेना है, जो आपको दूसरा जो ग्रुप है उनमें भी जो सिमिलैरिटी है उसकी बेसिस पे आपने बनाना है। जब आपके पास दो ग्रुप बन जाएंगे तो आपने उन पहले ग्रुप की बताना है कि इन पहले ग्रुप में क्या चीज हो रही है। इन पहले ग्रुप में सब में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा है, और इसी ग्रुप के अंदर इसके इसी के कंपैरिजन में डोमेस्टिक सबसे कम है। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। उसके बाद हमारे पास ये दो रह जाते हैं। सेकेंड ग्रुप में हमने बताना है कि हमारे पास जो हाईएस्ट था वो इंडस्ट्रियल यूज था और सबसे लोएस्ट हमारे पास डोमेस्टिक या हाउस होल्ड यूज था। तो अब आप जब इसके डिटेल पैराग्राफ लिखेंगे, अब हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम वो भी लिख लेते हैं। डिटेल पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, इन चार जो आपके पास ग्राफ नजर आ रहे हैं पाई चार्ट्स, आपने फर्स्ट डिटेल पैराग्राफ में इनके बारे में बताना है, इनके मेन फीचर्स। और जो नेक्स्ट आपके पास जो होगा उसमें आप इन दो का बता देंगे क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इसको कहते हैं लॉजिकली पैराग्राफ में डिवाइड करना। यानी अगर आपके पास एक दिया हुआ है चार्ट, चार्ट को जब आपने डिटेल पैराग्राफ में लिखना है तो डिटेल पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने इसको लॉजिकली डिवाइड करना है। तो लॉजिक यही बनती है, ये तीन एक जैसे आपके पास फर्स्ट में आ जाएंगे और ये दो जो है एक जैसे सेकंड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको लॉजिकली डिवाइड कर सकते हैं। किसी का अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको यहीं पे एंड कर देते हैं। ओके, आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है। सर अली अगर आप यहाँ हैं तो आप मीटिंग एंड कर दें। जी मैम, मैं एंड कर देता हूँ। एक्चुअली आज लाइव स्ट्रीम नहीं हुआ क्योंकि नेट के इशू की वजह से मल्टीपल टाइम्स मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। तो आज का सेशन रिकॉर्ड हुआ तो वो वैसे ही अपलोड हो जाएगा रिकॉर्डिंग। चलें ठीक है, ओके। मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ।